morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So let's start today's current affairs classes. पहले हम क्विज से स्टार्ट करते हैं. Let's see first question. Spratly Island, Parcel Island and Lichtenstein Island are often in news. These parts are of which water body? उससे पहले थोड़ा साउथ चाइना सी के ऊपर देख लेते हैं. ये आप देख सकते हैं पार्सल आइलैंड है, ये आपका स्पार्टली आइलैंड है और ये देख जो लाइन है इसको बोलते हैं लिचटेंस्टाइन लाइन बोलते हैं. तो ये कौन सा सी में आता है? आंसर इज साउथ चाइना सी. ये अभी करंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि फिलीपींस के पास चाइना एक बैरियर बनाया है जहां पर चाइना क्लेम करता है कि वो एरिया उसके अंडर आता है, लेकिन फिलीपींस भी ये क्लेम करता है कि ये एरिया जो है वो मेरे अंडर में आता है. तो इसीलिए ये अभी साउथ चाइना सी अभी करंटली न्यूज में है. तो अगर साउथ चाइना सी करंटली न्यूज में है तो आपको साउथ चाइना सी के ऊपर थोड़ा बहुत जानकारी भी लेना चाहिए. दो आइलैंड मेन है, एक है पार्सल आइलैंड और एक है स्पैटली आइलैंड, और भी एक चीज़ है वुड आइलैंड. ठीक है, तो पार्सल आइलैंड और स्पैटली आइलैंड जो है स्पेशली चाइना इसके ऊपर अख्तियार करके रखा हुआ है, और स्पार्टली आइलैंड के ऊपर उसने यहाँ पर अपना आर्मी बेस भी बनाया हुआ है और पोर्ट भी बनाया हुआ है. देखें कि जो आइलैंड में रीफ मिलता है उस आइलैंड में आप पोर्ट और अपना आर्मी बेस बना सकते हैं क्योंकि उसका नीचे एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है इसीलिए. और दूसरा जो आपको नॉलेज इसके ऊपर जानना है कि वर्ल्ड का 21% जो ट्रेड होता है वो साउथ चाइना सी जो है इसके थ्रू में होता है. जितने भी सीप का मूवमेंट होता है वो सब इस एरिया में होता है. इसलिए आपको देखे होंगे कि मालयसिया इंडोनेशिया ये जो एरिया है इस एरिया के अंदर हमेशा ट्रेड बिजनेस होते रहता है. इसीलिए चाइना हमेशा ये सोचता है कि अगर ये पूरा साउथ चाइना सी को अगर वो अख्तियार कर लेगा तो जितना भी यहाँ पर ट्रेड होगा 21% ट्रेड हो रहा है, सबका कमीशन किसको मिलेगा? चाइना को मिलेगा. इसीलिए हमेशा साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना क्लेम करते रहता है. तो आंसर इज साउथ चाइना सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द कॉलेजियम सिस्टम. अब देखिए कॉलेजियम सिस्टम है क्या. ये आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है दैट इज कॉलेजियम सिस्टम इसको बोलते हैं अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जजेस को अपॉइंटमेंट देना होगा तो वो कौन सा सिस्टम के थ्रू मिलता है अपॉइंटमेंट? दैट इज कॉलेजियम सिस्टम. अगर हाई कोर्ट के में भी अगर किसी जजेस को अपॉइंटमेंट देना होगा तो भी कौन सा सिस्टम के अंदर आता है? कॉलेजियम सिस्टम के अंदर आता है. तो पहला जो ऑप्शन है इट इज द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, दिस इज करेक्ट आंसर. बट हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको आप अपॉइंटमेंट इस सिस्टम के थ्रू नहीं कर सकते. ठीक है, ओनली जजेस को. कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये आंसर गलत है. कॉलेजियम सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिस इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. कॉलेजियम सिस्टम का हेड जो होते हैं सीजीआई. सुप्रीम कोर्ट का जो सीजीआई होते हैं वही होते हैं इसका हेड. इट इज नाइदर एक्सप्लेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये भी एकदम है. आपको कॉलेजियम सिस्टम का जो वर्ड है वो आपको आर्टिकल में या आपका कोई लॉ में या तो आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड है ही नहीं. दिस कॉलेजियम सिस्टम इज टोटली डेवलप्ड बाय द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को कैसे अपॉइंटमेंट देंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही ये कॉलेजियम सिस्टम को बनाए हुए हैं. तो ये जो पूरा सिस्टम है दैट इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज करेक्ट. तो ऑप्शन हो गया आपका सी. अभी करंटली इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे जजेस को अपॉइंटमेंट जो है वो अभी स्थगित हुआ है. वो काम अपॉइंटमेंट का काम हो नहीं पा रहा है, इसीलिए अभी करंटली न्यूज में है. पेंडिंग है उनका अपॉइंटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिलिमिशन कमीशन. अब देखिए डिलिमिशन कमीशन का मीनिंग पहले आप समझ लीजिए. पहले आपका कंट्री के अंदर जनगणना होता है. जनगणना होने के बाद सपोज सोचिए रिपोर्ट ये आता है कि इंडिया के अंदर अभी 150 करोड़ पीपल है. ये अभी हो जाने के बाद अभी भी जनगणना जो होता है तो आपको कंट्री के अंदर टोटल पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है. स्टेट वाइज कितना पॉपुलेशन है वो भी पता चलता है. उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कितना पॉपुलेशन होता है वो भी पता चलता है. देन ब्लॉक वाइज भी कितना पॉपुलेशन होता है वो भी पता चलता है. और ये भी पता चलता है कौन सा ब्लॉक में कितना एसटी, कितना एससी और कितना जनरल कैटेगरी के होते हैं. डिस्ट्रिक्ट वाइज में भी सेम, स्टेट वाइज में भी सेम, नेशनल वाइज में भी सेम. ये जो सारे रिपोर्ट है वो जनगणना होने के बाद आपको पता चलता है. एक बार कंट्री के अंदर जनगणना हो जाने के बाद फिर जाके डिलिमिशन
कमीशन बैठता है। ये जो डेलिमिशन कमीशन है उसका काम क्या है? उसका काम यही है, जैसे कि अभी आपको पता है इंडिया के अंदर 543 लोकसभा सीट है। कल को सोचिए, यहाँ पर हम दो कंट्री का नाम, दो स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं, एक है तमिलनाडु, एक है यूपी। सब सोचिए तमिलनाडु के अंदर 35 लोकसभा सीट है और 80 सीट है यूपी के अंदर। लेट्स सपोज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक लोकसभा सीट के लिए सपोज सोचिए यहाँ पर 80 लाख पीपल है, 80 लाख पीपल में एक लोकसभा का सीट होता है। लेकिन तमिलनाडु में अभी भी वही चीज़ है कि 80 लाख पॉपुलेशन में एक लोकसभा सीट अभी प्रेजेंटली चल रहा है। लेकिन ये जनगणना होने के बाद ये पता चलता है कि जो यूपी के अंदर एक लोकसभा सीट के लिए 80 लाख पीपल थे वो अभी इंक्रीज होके 1.2 करोड़ हो गए हैं। और यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर एक लोकसभा के सीट के जो 80 लाख पॉपुलेशन था दैट डिक्रीज टू 60 लाख। ठीक है, तो डिलिमिशन कमीशन का काम यही होता है कि वो ये चीज डिसाइड करता है कि कितने एरिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी देना है, क्या पॉपुलेशन वाइज देना है, कितने पॉपुलेशन में एक लोकसभा के सीट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, वो डिसाइड कौन करता है? डेलिमिशन कमीशन डिसाइड करता है। पहले जनगणना का जो यहाँ पर बेस है वो रिपोर्ट आने के बाद डेलिमिशन कमीशन बैठता है। बैठने के बाद अभी सपोज सोचिए ये करंट सिनेरियो है 1.2 करोड़ और 60 लाख से, तो अभी यहाँ पर डेलिमिशन कमीशन क्या बोलेगा कि तमिलनाडु के अंदर पॉपुलेशन अभी घट रहा है, यूपी के अंदर बढ़ रहा है, तो एक काम करते हैं हम आउट ऑफ 35 हम तमिलनाडु को 30 सीट्स देंगे और ये 5 सीट्स जो यहाँ पर रह गया वो यूपी के अंदर ऐड कर देंगे, मतलब यूपी में 85 हो जाएगा और तमिलनाडु के अंदर 30 हो जाएगा। ये जो डिसीजन है वो डिसीजन कौन लेता है? ये डेलिमिशन कमीशन लेता है। और वो किसके आधार पर लेता है? जनगणना जो होता है उसके रिपोर्ट के आधार पर ये सब चीज डिसाइड करता है। सपोज सोचिए ये दिल्ली है, ऐसे ऐसे डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो बाउंड्री का जो डिसीजन है कि इतना एरिया में एक लोकसभा सीट देंगे, इस एरिया के अंदर एक लोकसभा की सीट देंगे, ये जो बाउंड्री है वो बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगा वो भी डिसीजन यही डिलिमिशन कमीशन करता है। ठीक है, अभी देखिए ऑप्शन क्या है, इट डिमार्केट्स द बाउंड्रीज ऑफ बोथ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एंड असेंबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, विधानसभा का भी सीट का जो बाउंड्री है और लोकसभा का भी जो सीट का जो बाउंड्री है, सारे डिसीजन यही लेते हैं, तो ये एकदम सही है। इट इज चेयर बाय सीटिंग ऑफ ए रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी एकदम सही है। प्लस इस कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का जजेस तो रिटायर्ड जजेस होते हैं, प्लस और कौन होते हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी होते हैं, प्लस चीफ ऑफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट का जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं वो भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, इट इज ए हाई पावर बॉडी हुज ऑर्डर हैव टू फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी कॉल्ड क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट, ये एकदम सही है। डेलिमिशन कमीशन का जो भी रिपोर्ट आएगा उसको एक बार प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देंगे तो वो एकदम लॉ बन जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं होता है। अगर आप जो भी डेलिमिशन कमीशन का जो भी रिपोर्ट आएगा उसको आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी सवाल खड़ा नहीं कर सकता। उनका जो भी रिपोर्ट होगा वो डायरेक्ट रिपोर्ट जाके प्रेसिडेंट को सौंपते हैं और प्रेसिडेंट वहाँ पर सिग्नेचर लगा देते हैं, बस हो जाता है काम। यहाँ पर उनके ऊपर कोई भी क्वेश्चन भी ना अरेज कर पाएगा या उनके ऊपर कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनके ऊपर केस भी शू कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 3 दोनों ही सही है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बाउंड्रीज विद साउथ चाइना सी। अभी पहला क्वेश्चन में हम बताए थे चाइना है, ताइवान है, फिलीपींस है, मालेशिया भी है। ठीक है, तो आंसर इज 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्राइब्यूटरीज टू कावेरी रिवर। अब देखिए सपोज सोचिए कावेरी यहाँ पर आपका कर्नाटका है और यहाँ पर नीचे आपका है तमिलनाडु है, कावेरी रिवर इस तरह से आया है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे और इसको लेफ्ट साइड कर लेंगे और इसको राइट साइड कर देंगे, सपोज सोचिए कावेरी रिवर है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट साइड में जो रिवर्स लेफ्ट साइड का जो पर्सन है कावेरी का जो लेफ्ट साइड जो सॉरी ये तो कर्नाटक है ना, तो ये सपोज सोचिए कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर का लेफ्ट साइड में जो ट्राइब्यूटरीज है दैट इज हारंगी, हेमावती ये है और एक है, ये दोनों जो है वो आपका लेफ्ट साइड में आता है। और राइट साइड में जो आता है वो है आपका काबिनी, सुवर्णवती
ये आता है आपका NO सॉरी NOYLI, न्योली आता है, अमरावती भी आता है। ये आपका राइट साइड का ट्राइबेटरीज हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड का ट्राइबेटरीज हो गया। हालांकि आंसर सही है, हेमावती सही है, काबिनी सही है, सुवर्णमती भी सही है। तो आंसर इज 1 2 3 4। ठीक है, अभी कावेरी का इशू चल रहा है। अब देखे होंगे न्यूज में कि सुप्रीम कोर्ट बोल जाए कि हम कावेरी रिवर के इशू के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। वो डिसीजन लेने का काम है जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी कावेरी रिवर के ऊपर जो भी कमीशन बनाया गया है उनका डिसीजन होगा, कितना पानी छोड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो अभी हम सेकेंड लेक्चर में इसके ऊपर डिस्क्राइब किए थे, तो इसीलिए अभी करंटली न्यूज में है। तो करंट न्यूज में है तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कावेरी रिवर का ट्राइब्यूटरीज भी कौन कौन सा है। तो लेफ्ट साइड जो है वो है आपका हारंगी एंड हेमावती, और राइट साइड में जो है वो अमरावती है, न्योली है, और काबिनी है, और सुवर्णवती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर चारों का चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, विथ रेफरेंस टू ओडोवरस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो ओडोवरस है ये क्या है? तमिलनाडु के अंदर जो भी टेम्पल के, तमिलनाडु के जो भी टेम्पल्स होते हैं उन टेम्पल के अंदर जो भी डिवोशनल म्यूजिक और डिवोशनल हिम्स गाते हैं उनको बोलते हैं ओडोवरस। ये अभी करंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि ऑन मंडे HR&C मिनिस्टर PK शेखर बाबू तमिलनाडु के handed over appointment orders to 15 ओडोवरस, among them where 5 are women। ये उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है, असाइन टू द टेम्पल्स इन द चेन्नई रीजन। तो ये जो ओडोवरस है, एक तो ये हो गया जो लोग वहाँ पर डिवोशनल गाना गाते हैं और डिवोशनल हिम्स बोलते हैं उनको बोला जाता है ये ओडोवरस। और उनके ऊपर और एक चीज़ है कि ये जो ओडोवरस होते हैं ये कोई प्रीस्ट नहीं होते हैं, दे कैन बी मैन और ओमेन बोथ। ऐसा नहीं है कि बस मैन ही होंगे ओमेन नहीं होंगे, ओमेन होंगे मैन होंगे, नहीं, ये मैन भी हो सकते हैं ओमेन भी हो सकते हैं। और दे आर नॉट द, ऐसा नहीं कि बोलो प्रीस्ट होना चाहिए, नहीं, प्रीस्ट भी नहीं होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1, ओडोवरस सिंग डिवोशनल हिम्स हिंदू टेम्पल इन तमिलनाडु बट दे आर नॉट प्रीस्ट, आंसर इज राइट। दे कैन ओनली बी मैन, आंसर इज wrong, they can be men or women both। Odoros play an essential role in Savitri temple as they are responsible for singing from थिरुमुराई। ये भी एकदम सही है। जो यहाँ पर ओडोवरस लोग होते हैं वो मेनली यहाँ पर सावित्री टेम्पल जो होता है वहाँ पर जाके गाना गाना गाते हैं। ठीक है, तो ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 इज राइट। तो यहाँ पर 1 एंड 3, ओनली 1 ओनली 2। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, तो ऑप्शन इज बी, ओनली 2। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है दैट वाज क्रिएटेड बाय G20 कंट्रीज। G20 के जो जितने भी कंट्रीज है उनके द्वारा ये चीज़ बनाया गया था कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी नया आया है उसके ऊपर हम कैसे उसका जो टेक्नोलॉजी है उसको एनहांस करके सारे कंट्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई कंट्री इसके ऊपर कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है तो सारे कंट्री के अंदर वो टेक्नोलॉजी अप्लाई होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे आगे और बढ़ाएं, उसके ऊपर इनोवेशन आइडिया, उसके ऊपर इनोवेशन रिसर्च कैसे आगे हो पाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक कमेटी बनाया गया जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये G20 के जितने भी कंट्री है उन लोग के द्वारा ही बनाया गया था। तो अभी वो करंटली इसीलिए था कि ये जो G20 का मीटिंग हुआ अभी इस बार जो नेक्स्ट मीटिंग हुआ वो मीटिंग इंडिया में होगा। दिस टाइम फ्रांस जो है वो इस मीटिंग को इंडिया के ऊपर हैंड ओवर किया कि नेक्स्ट टाइम जो भी यहाँ पर मीटिंग हुआ वो इंडिया के अंदर कंडक्ट होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हिच एम्स टू फिल व्हाट इट डिस्क्राइब एट द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ AI। एकदम सही है, AI के ऊपर इनोवेशन आपका प्रैक्टिस होगा, जिसका रिसर्च होगा वो सब इसके अंदर डिस्कशन होता है। टिल September 2023 GPAI हैज 29 मेंबर स्टेट्स एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। ये भी एकदम सही है। 3. Recently, India has been handed over the presidency of GPAI
फॉर 2022-23, ये भी एकदम सही है। फ्रांस हैंड ओवर किया किसको, इंडिया को हैंड ओवर किया, ठीक है। तो G20 के अंदर जितने भी कंट्री है वो इसके भी मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो अभी 29 मेंबर जो है वो एकदम सही जवाब है। तो 1 2 3 तीनों का तीनों सही है, तो आंसर इज सी। विथ रेफरेंस टू कावेरी रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखते हैं कावेरी रिवर के ऊपर पूरा चीज देखते हैं। कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो देखते हैं पहले। कावेरी रिवर जो है, जो उसका जो एलिवेशन है, जहां से वो निकला है एलिवेशन, वो है आपका 1314 मीटर का एलिवेशन। और कहां पर ये है ये भी आप देखते हैं। तलक भेरी ऑन ब्रह्मगिरी रेंज। और आपको क्या है, जो ब्रह्मगिरी रेंज है वो कौन सा विलेज के पास आता है आपका, ये भी देखते हैं। चेरंगला विलेज कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, कोडायू डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। कौन सा स्टेट के अंदर आता है, कर्नाटका। देखिए कावेरी रवि कहाँ से, कावेरी रिवर जो है कहाँ से निकलती है, इसका एलिवेशन जो है वो 1314 मीटर का है। तलक भेरी, ब्रह्मगिरी रेंज, चेरंगला विलेज, और ये जो विलेज है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोडाऊ डिस्ट्रिक्ट में आता है और कर्नाटका स्टेट के अंदर आता है। तो पहला ऑप्शन जो है कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ब्रह्मगिरी रेंज इन तमिलनाडु, दिस इज करेक्ट। द कावेरी बेसिन इज बाउंडेड बाय तुंगभद्रा रिवर बेसिन नॉर्दर्न साइड एंड पालार रिवर बेसिन ऑन साउदर्न साइड, ये भी एकदम सही है। जैसे कि ये सपोज सोचिए आपका कावेरी रिवर है, ये कावेरी रिवर है, यहाँ पर आपका कर्नाटका हो गया, यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो गया। ये जो उसका बेसिन है, ये जो बाउंड्री कवर किया है, ये आपका नॉर्दर्न साइड होगा, ये आपका साउदर्न साइड हो गया। ये जो नॉर्दर्न साइड है इसके ऊपर जो है वो है आपका तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर, और जो साउथ साइड में है वो उस रिवर का नाम है पालार रिवर, ठीक है। इसको ये दोनों पूरा बाउंडेड करके रखे हो, किसको, कावेरी रिवर को। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 2 भी सही है। हेमावती इज द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी वेयर इज सुवर्णवती इज द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ कावेरी। अभी हम आपको बोले थे कि इसका जो लेफ्ट में कौन सा ट्राइब्यूटरी है और राइट में कौन सा देख सकते हैं। अभी देख लीजिए और एक बार हम दिखा देते हैं। ये देखिए हेमावती जो है और यहाँ पर अमरावती है। अमरावती जो है कहाँ राइट साइड में है और ये जो हेमावती है वो लेफ्ट साइड में है। तो अभी क्वेश्चन क्या था वो देखिए, हेमावती द राइट, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। सुवर्णवती जो है वो लेफ्ट में है, वो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहला और सेकंड दो ऑप्शन जो है वो सही है, तो ऑप्शन इज बी। जस्टिस गीता मित्तल कमिटी ऑफन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, देखिए गीता मित्तल कमिटी जो है, ये जो गीता मित्तल, इनको अपॉइंटमेंट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने गीता मित्तल को अपॉइंटमेंट किया था मणिपुर जो वायलेंस हुआ था उसके ऊपर जाके स्टडी करने के लिए। वो एक कमेटी बनाए थे, उस कमेटी का नाम था गीता मित्तल कमेटी। उनका हेड जो थे वो थे जस्टिस गीता मित्तल। तो ये ऑप्शन हो गया डी, मणिपुर वायलेंस के लिए कमेटी बनाया गया था। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट फ्यूल सेल हाइड्रोजन बस फ्लैग्ड ऑफ बाय हरदीप सिंह पुरी इन डैश। अभी हम 2 दिन पहले बोले थे कहाँ पर, दिल्ली पे हुआ था। और ये भी बोले थे कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है सब वो कैसे काम करता है। वो जो फ्यूल सेल के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन रहता है, वो ऐड होता है, जो एटमॉस्फेयर का एयर होता है उसके साथ वो रिएक्शन करता है, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। एयर से वो किसको लाता है, ऑक्सीजन को लाता है, देन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और इन दोनों का जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर है। इसीलिए ये आपका ग्रीन एनर्जी के नाम पे जाना जाता है, ठीक है। तो ये पहला जो बस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, दिल्ली के अंदर से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP। देखिए ये जो IDSP है, ये जो IDSP है, इट इज ए नेशन वाइड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड 2004 विद असिस्टेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। एकदम सही है। 2004 में इंडिया के अंदर वर्ल्ड बैंक के सहायता से IDSP का स्टार्टअप हुआ था। और IDSP का काम यही था आपका, इंडिया के अंदर जितने भी
डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल के अंदर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक सर्विलेंस सेंटर मिलेगा। जितने भी आप हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, सारे हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर एक एससी करके रहता है जिसका नाम होता है सर्विलेंस सेंटर। वो सर्विलेंस सेंटर 2004 से बना हुआ है और वो कौन से प्रोग्राम के थ्रू बना है, आईडीएसपी के अंदर बना हुआ। अभी करंट न्यूज में क्यों है, अभी करंट न्यूज में इसीलिए है क्योंकि ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस इंडिया के अंदर जो डिजीज का नंबर ऑफ डिजीज जो है वो इंक्रीज कर रहा है और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस। तो अंडर आईडीएसपी डाटा इज कलेक्टेड ऑन एपिडेमिक फ्रॉन डिजीज ऑन वीकली बेसिस, ये भी एकदम सही है। अभी इसलिए न्यूज में इसलिए था क्योंकि ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इंडिया के नंबर ऑफ डिजीज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है और आपका जो लोग जितने पेशेंट जो है उनका भी नंबर बहुत इंक्रीज कर रहा है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने ये वार्निंग दिया था आईडीएसपी को कि आप अपना सही तरीके से अपना वीकली बेसिस में जो आपका सर्विलेंस रिपोर्ट है वो सेंटर को सही तरीके से और जितना जल्दी हो सके वो यहाँ पर सेंड कीजिए। तो अभी ये आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। तो हुई स्टेटमेंट गिवन एबव इज करेक्ट, आपका 1 और 2, ये ओनली नहीं होता, ये बोथ होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नीच इज डिफाइंड एज, देखिए नीच क्या है, एक ऐसा इकोसिस्टम वेयर मेंबर ऑफ स्पेसीज लिव्स, जहां पर बहुत सारे स्पेसीज जिंदा रहते हैं उस एरिया को बोला जाता है सर आपका नीच। और इसको और एक चीज बोलते हैं कि रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ए इकोसिस्टम, ठीक है। तो अभी देखते हैं ऑप्शन ए क्या है, रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सर्वाइव। अगर वहां पे वो लोग सर्वाइव करने के लिए दिक्कत हो उनको तो उसको थोड़ी रीच बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन द ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट, नहीं, हर बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे ये लोग जिंदा नहीं रहते हैं। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट लिव, एकदम सही है। जहां पर ही वो लोग रहते हैं उस एरिया को ही हम बोलते हैं नीच, और वहां पर मेंबर्स ऑफ स्पीसीज लिव्स, वहां का जो बायोलॉजिकल एटमॉस्फेयर है उसी को बस वो लोग एडॉप्ट करके जिंदा रहते हैं। द फिजिकल स्पेस वेयर इट लिव्स, एकदम गलत है। तो ऑप्शन सी इज ओनली द करेक्ट आंसर। विथ रेफरेंस टू डेली सॉल्ट इनटेक बाय इंडियंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी देखिए ये अभी न्यूज क्यों में किस लिए है, अभी देखिए डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट अभी प्रोड्यूस किया है। इन दैट प्रोड्यूस ये चीज बोला जाता है कि हर दिन एक इंसान 5 ग्राम तक जो सॉल्ट है वो इनटेक कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर अभी क्या है कि 8.9 ग्राम सॉल्ट जो है वो मेंस कंज्यूम कर रहा है और 7.1 ग्राम सॉल्ट जो है वो वोमेन्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूएचओ यही बोलता है कि 5 ग्राम तक सॉल्ट ही आप एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर 8.9 ग्राम तक कंज्यूम होता है पर पर्सन मेल और 7.1 ग्राम पर पर्सन वोमेन यहाँ पर कंज्यूम होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ रिकमेंड्स अपटेक अप टू 8 ग्राम सॉल्ट डेली, एकदम गलत है, आप 5 ग्राम तक ले सकते हैं। द सॉल्ट इनटेक इन इंडिया इज सिग्निफिकेंटली हायर अमंग द मेन दोज इन रूरल एरियाज एंड अदर वेट एंड ओबेस रेस्पोंडेंट्स, एकदम सही है। इंडिया के अंदर जो मेन होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे हैं क्या सॉल्ट को, उनका 8.9 ग्राम है और इनका 7.1 ग्राम है, तो ये भी एकदम सही है। तो यहाँ पर ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट, तो बी 2 इज ओनली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली शिफ्ट कोर्स समरा, so next question, recently shift course Samra won the gold medal in Asian Games 2023, she plays शूटिंग में इनको गोल्ड मिला है। नेक्स्ट, कोनोकैरपस ट्री इज ऑफन इन न्यूज इट इज ए डैश। अब देखिए ये क्या है, ये जो कोनोकैरपस का जो टी है वो भी न्यूज में इसीलिए है, ये आपका एक इन्वेसिव मैंग्रोव स्पेसिस है, ये एक मैंग्रोव का स्पेसिस है। अभी न्यूज में इसीलिए है, अभी एक स्टडी में पता चला है कि ये जो इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीसीज के अंदर ये जो कोनोकैरपस का ट्री आता है
विंटर के सीजन में इस ट्री का जो फ्लावर होता है, वो फ्लावर जो भी एरिया में गिरता है उस एरिया में लोगों को कफ, कोल्ड, अस्थमा और आपका एलर्जी, ये सारे जितने भी डिजीज है वो होने लगता है। दिस कॉनोकार्पस जो है वो ट्री है, दिस इज नॉट द एनवायरमेंटल फ्रीली, ठीक है। तो अभी इसीलिए ये न्यूज में इसीलिए तो ये एक मेडिकल प्लांट है, इन्वेसिव ट्री है, बायोडीजल प्लांट है, एयर प्यूरिफायर ट्री है, दिस इज इन्वेसिव ट्री, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एसोसिएशन ऑफ साउदर्न एशियन नेशन एशियन। देखिए ये जो एशियन जो है ASEAN, ये जो कमिटी है दैट क्रिएटेड 8 अगस्त 1967 8 अगस्त को ये बना था। उसका जो फाउंडिंग मेंबर थे वो थे आपका इंडोनेशिया, मालेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये उसके थे फाउंडिंग मेंबर। उसके बाद बना एशियन प्लस, उसके बाद चाइना, इंडिया और जितने भी सारे कंट्री यहाँ पर ऐड हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव मेंबर। तो पहला स्टेट वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन बैंकॉक डिक्लेरेशन इन 1967, ये एकदम सही है। यहाँ पर पहले एशियन का जो पहला जो कमिटी बना था वो बैंकॉक में ही हुआ था 1967 को, 8 अगस्त 1967 को। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, वो एकदम गलत है। फाउंडिंग मेंबर वो नहीं है, वो है आपका एशियन प्लस के अंदर। तो फाउंडिंग मेंबर जो है वो इंडोनेशिया, मालेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज ओनली करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, अभी देखते हैं थोड़ा आज का करंट न्यूज के ऊपर। इंडिया रिटेन्स 40th रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ये जो GII का रिपोर्ट है इस बार इंडिया इसको प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया के अंदर नीति आयोग, CII और WPIPO ये तीनों मिल के इस बार GII का रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो CII क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और WIPO है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नीति आयोग टू होस्ट इंडियाज लॉन्च ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 इन पार्टनरशिप विद CII एंड WIPO। अब देखते हैं उसका लॉन्च डेट क्या है, 29 सितंबर 2023 को है। इसका जो अब इस साल का रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यही होता है कि एक कंट्री हर साल कितना इनोवेटिव आइडियाज उसका डेवलप हुआ है, उसका R&D कितना डेवलप हुआ है, और उसका जो फाइनेंस सेक्टर है वो कितना आगे और भी पॉजिटिव वे में उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सारे चीज़ का जो है वो कौन फाइंड करता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। उस हिसाब से इंडिया का जो रैंक 2015 में था दैट वाज 81, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 40 होगा। तो 2023 में इसका रैंक जो है वो 40 है। और कुछ जीके का पर्सन इसके बारे में जानते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है उसका जो उसका जो प्रेसिडेंट है R दिनेश, और R दिनेश अपॉइंटमेंट हुए हैं 25 मई 2023, इस साल ही उनको अपॉइंटमेंट मिला है। और डायरेक्टर जनरल जो है वो चंद्रजीत बनर्जी फ्रॉम 2008, फ्रॉम द लॉन्ग पीरियड 2008 से वो अभी तक डायरेक्टर जनरल के पद पर है। और एक चीज़ है कि इनका जो कार्य मतलब काम करने का जो अवधि है वो 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। वो CII के अंदर 30 साल से ज़्यादा हो गया इनको काम करते हुए, किसको, चंद्रजीत बनर्जी को। CEO ऑफ GI जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उनका जो CII मतलब CEO है वो है क्लेयर एकमन जी, ठीक है। और एक चीज़ हम बोल देते हैं जो GI का जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है दैट 2007 में ये पहले बार शुरू हुआ था, हेडेड बाय एन इंडियन सौमित्रा दत्ता। और ये कहाँ का प्रोफेसर थे, वो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। पहले तो GII खुद अपना रिपोर्ट प्रोड्यूस करता था, लेकिन लेटर ऑन इन 2011 GII के साथ WIPO भी ऐड हो गया। देन 2012 का रिपोर्ट जो है वो GII और WIPO दोनों मिल के 2013 को प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो WIPO कब ऐड हुआ GII के अंदर, 2011 में। उससे पहले 2007 से 2011 तक GII का जो मेंबर थे वही इस रिपोर्ट को प्रोड्यूस करते थे। दिस इज हेडेड बाय सौमित्रा दत्ता
फ्रॉम इंडिया एंड वो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अप्रूव्ड 18 R&D प्रोजेक्ट्स वैल्यूइंग 46.74 करोड़ अक्रॉस डिफरेंट एरियाज ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उन्होंने टोटल 18 प्रोजेक्ट्स के ऊपर 46.7 करोड़ जो है वो सैंक्शन किए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है वो आपका 7th मीटिंग ऑफ द MSG नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन न्यू दिल्ली के अंदर ही ये चीज़ अनाउंस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, मणिपुर वायलेंस। मणिपुर वायलेंस का अभी करंट न्यूज इसलिए और एक बार है क्योंकि सेंटर जो है वो पुलवामा प्रोप्स IPS ऑफिसर जो है वो राकेश बलवाल जो है उनको फिर से अपॉइंटमेंट किया है। कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। ये जो राकेश बलवाल है वो क्या किए थे कि 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, जब इंडिया उसको रिटैक किया था, तो वहाँ पर NIA को ये जो भी जितना भी सहयोग था, जितना भी हेल्प करना था, वो दैट इज हेडेड बाय राकेश बलवाल। वो NIA के टीम जो थे उनको वो हेल्प भी किए थे और उनको वो हेड किए थे कि कैसे मतलब काउंटर अटैक किया जाए। अभी और एक चीज न्यूज है कि एफ्सपा जो है वो पूरा मणिपुर के अंदर अनलिमिटेड टाइम के लिए अप्लाई होगा। ओनली इम्फाल वैली के लिए अभी 6 महीने के लिए वो लागू होगा। उसके बाद 6 महीने के बाद इम्फाल वैली जो है वहाँ से एफ्सपा हट जाएगा। लेकिन इम्फाल वैली के बाद पूरा जितना भी यहाँ पर मणिपुर का जितने भी जगह है वो सारे एरिया के अंदर एफ्सपा इन्फिनिटी टाइम के लिए वो अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। अभी और एक चीज़ यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि मणिपुर के वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए मे भी कुछ दिन के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोर्स ये जो रूल्स है इसको अप्लाई किया जा सकता है। मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हो सब देखिए, यहाँ पर सपोज सोचिए 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडिविजुअली यहाँ पर सेंटर का फोर्स तैनात होंगे और ये डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी हो रहा है इसका जो हेड होंगे डिस्ट्रिक्ट का उनका जिम्मेदारी है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको सेपरेट कर दिया जाएगा और हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर अलग अलग जो सेंट्रल फोर्स है उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा टू कंट्रोल द वायलेंस। नेक्स्ट, सी MS स्वामीनाथन फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन पासेस अवे। ये जो MS स्वामीनाथन थे वो कौन थे? वो एक एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे। उनको इंडिया के अंदर क्या चीज बोला जाता है कि इंडियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फादर है, फादर ऑफ इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोला था? MS स्वामीनाथन को। वैसे ही यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है वो MS स्वामीनाथन को ये चीज बोलते थे कि द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी, ठीक है। उनका जो रिसर्च एरिया था दैट वाज फ्रॉम राइस, व्हीट, पोटैटो एंड रेडिएशन बोटानी के ऊपर था। और उनको 1967 में पद्मश्री मिला था, 1971 में यहाँ को रैमसन मैक्सेर अवार्ड मिला था, 1972 में पद्म भूषण मिला था, 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था और 1989 में पद्म विभूषण मिला था। अभी ये चीज़ आपको पूरा याद रखना है, पक्का आपको ये चीज़ प्रोबेबिलिटी कि इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। वो उनका रिसर्च एरिया कौन सा था? राइस, व्हीट, पोटैटो और रेडिएशन बोटानी के अंदर। इंडिया के अंदर उनको फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रिवोल्यूशन बोला जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है उनको वो नाम दिए थे कि द फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी था। और उनको कौन सा अवार्ड मिला था? उनको पद्मश्री भी मिला था, पद्म भूषण मिला था, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, रैमसन मैग्सेसे अवार्ड मिला था और पद्म विभूषण भी मिला था, ठीक है। और कौन सा ईयर में मिला था वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा एस्ट्रोनॉट फ्रैंक रूबियो जो है, फ्रैंक रूबियो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है कि वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सबसे ज़्यादा दिन रह के आए हैं, दैट इज 371 डेज, ठीक है। ये उनके नाम पे भी रिकॉर्ड बन गया कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है वहाँ पे वो 371 डेज स्पेंड करके पृथ्वी पर वापस लौटे हैं। कौन? फ्रैंक रूबियो। नेक्स्ट, त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मानिक शाह अनवेल्ड द ई कैबिनेट सिस्टम इन अगरतला। देखिए ई कैबिनेट सिस्टम क्या है? आपके जो कैबिनेट सिस्टम है मतलब आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा, सबको ई पेपर मिलेगा। मतलब सबको एक टैबलेट मिलेगा, उस टैबलेट के अंदर सारे इंफॉर्मेशन होगा। अगर कोई बिल भी पास करना होगा तो बिल का पेपर किसी को पकड़ाने की जरूरत नहीं है। वो सारे जो टैब्स होंगे, मोबाइल टैब्स के अंदर ही ई पेपर के माध्यम से वो सारे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे स्टोर करके रखे होंगे। तो इसको बोलते हैं ई कैबिनेट सिस्टम। मतलब एक कैबिनेट सिस्टम के अंदर, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जितने भी पेपर वर्क थे, जो भी एरिया ऐसा था कि हम यहाँ पर डिजिटलाइज इसको डेवलप नहीं किए थे, अगर हम उसको डिजिटली डेवलप कर देंगे, अगर
कोई बिल है उसको अगर हमको सेव करके रखना है, अगर कोई भी यहाँ पर नया रूल्स बन रहा है, अगर स्टेट के अंदर कौन सा इनोवेशन काम चल रहा है, स्टेट के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, सारे चीज़ का इंफॉर्मेशन जो है वो आपको, वो जो आपका टैबलेट दिया गया होगा उस टैबलेट के अंदर सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं ई कैबिनेट सिस्टम। यहाँ पर कोई भी पेपर वर्क नहीं होगा। तो इससे पहले जो त्रिपुरा है वो आपका बन गया आपका फोर्थ स्टेट। उससे पहले कौन सा स्टेट ई कैबिनेट सिस्टम को अपना चुके हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और त्रिपुरा जो है वो आपका फोर्थ स्टेट बन गया इंडिया के अंदर। श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल्स टू एडवांस जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर यंग पीपल। अब देखिए, अभी ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC, यूनिसेफ और BCCI नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किए जिसका नाम है CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल्स। इस मॉड्यूल्स के अंदर इंडिया के अंदर जो भी गर्ल चाइल्ड है उनको एम्पावर करना और उनका अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। उस मॉड्यूल का नाम है CRIIO फॉर गुड मॉड्यूल्स। कैसे हम वोमेन एम्पावरमेंट को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाएं, उसके लिए छोटी जो बच्चियां हैं उनको बचपन से ही, जब भी वो स्कूल जाते हैं उसी एज में से ही, तो स्कूल एज का जो टाइम होता है उस एज के अंदर उनको ये चीज़ का ज्ञान मिलेगा कि कैसे आप आगे जाके खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे एज ए वोमेन। इसी को बोलते हैं एक वोमेन एम्पावरमेंट। तो इसके ऊपर एक मॉड्यूल बनाया गया था। उस मॉड्यूल को लॉन्च कहाँ पर हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर, एंड लॉन्च्ड बाय ICC, यूनिसेफ एंड BCCI क्रिकेट। स्मृति मंधाना जो कि आपका वाइस कैप्टन है इंडियन वोमेन्स क्रिकेट टीम का, वो आपका पहला लर्निंग मॉड्यूल जो है वो 1000 स्कूल चिल्ड्रेन जो है उनके वो ये जो मॉड्यूल्स है वो यहाँ पर पेश किए थे। जो मॉड्यूल के ऊपर जो पहला जो फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल्स था उनको पेश करने वाली कौन थी? स्मृति मंधाना। और कितने स्टूडेंट्स को दी थी वो? 1000 स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग दी थी। कहाँ पर? वही नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर। नेक्स्ट, ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी 9th Amendment Regulations 2023 was released recently by TRAI. It proposes safeguards against SIM swap frauds. देखिए, आपका जो यहाँ पर पोर्टेबिलिटी था, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, जैसे कि आपका BSNL का आपका एक नंबर है, आप उस नंबर को रखना चाहते हैं और आप जियो का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? नंबर का पोर्टेबिलिटी कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉड होने की बहुत आशंका था, तो इसलिए 2009 में इसके ऊपर पहला रूल्स लेके आए थे गवर्नमेंट। किसके ऊपर? आपका मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के ऊपर, PMNP के ऊपर। अभी तक उसका 9 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुका है, और जितने भी बार अमेंडमेंट हुआ है सारे अमेंडमेंट में एक ही चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि जब आप अपना मोबाइल नंबर का पोर्टेबिलिटी कर रहे हैं, जब आप आपका सिम का कंपनी जो है उसको स्वाइप कर रहे हैं, उस समय कोई भी फ्रॉड का शिकार ना हो। इसीलिए हमेशा इसको और भी उसका टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए हमेशा इस रूल्स के अंदर अमेंडमेंट होते रहता है, और इस बार इसका 9th अमेंडमेंट हुआ है, और दिस इज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 2009। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। देखिए, ये जो एजिंग रिपोर्ट 2023 अभी रिलीज हुआ है, दिस एजिंग रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? जो इस बार जॉइंटली रिलीज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, ये एक है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये दूसरा ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिल के ये एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं। इंडिया का एजिंग रिपोर्ट 2023 क्या बोलता है? अभी देखिए, 2022 जुलाई 1 को इंडिया के अंदर 149 मिलियन पीपल ऐसे थे जिनका एज 60 और 60 से ऊपर था, जो कि टोटल पॉपुलेशन का 10.5% था। लेकिन जब तक 2050 जब हो जाएगा तब ये टोटल पॉपुलेशन का 20.8% जो होंगे वो होंगे ओवर एज 60, जो कि नंबर्स में होंगे 347 मिलियन इंडियंस। और एक चीज भी बोला गया कि यहाँ पर जब तक ये 2100 हो जाएगा, मतलब आज के कितने साल, और अभी 2023 चल रहा है, मतलब आज के 77 साल 77 ईयर्स के बाद ये जो आपका परसेंटेज है, दैट परसेंटेज विल इंक्रीज टू 36%। मतलब 2100 जब आएगा तब
इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन का 36% पॉपुलेशन जो होंगे वो 60 और 60 से एबव होंगे। और एक चीज बोला गया कि इंडिया के अंदर 1991 में इंडिया के अंदर 930 एल्डरली वोमेन फॉर एवरी 1000 एल्डरली मैन। अगर इंडिया के अंदर 1991 में 1000 एल्डर मैन थे तो उसको कंपेयर करते टाइम 930 थे आपका एल्डर वोमेन। लेकिन ये चीज़ अभी रिवर्स होने वाला है। रिपोर्ट अभी यही बोलता है कि 2031 में जो ये रिपोर्ट आएगा उसमें ये चीज़ एक्सपेक्ट किया गया कि आपका जो 951 और मैन हो जाएंगे, आपका एल्डर मैन हो जाएंगे, उसके कंपेयर में जो वोमेन्स होंगे वो होंगे 17078 एल्डर वोमेन। इसका मतलब ये चीज़ आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर 1991 में एल्डर मैन ज़्यादा थे कंपैरिजन टू एल्डर वोमेन, पर 2033 आते आते क्या हो जाएगा कि एल्डर वोमेन ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू एल्डर मैन। इसका मतलब जब 60 और 60 से प्लस, जब कोई 60 का जिसका मतलब एज 60 होता है और 60 से एबव होता है, उनको हम एल्डर कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो ये चीज़ अभी हम साफ देख सकते हैं कि जब जब यहाँ पर ईयर इंक्रीज होते जा रहा है तो जो यहाँ पर मेन कैटेगरी है उनका एज धीरे धीरे जो है वो कम होते जा रहा है, और जो वोमेन्स होते हैं उनका जो एज गैप है वो इंक्रीज होता दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2023, Kongthang village in the East Khasi Hills district achieved a remarkable milestone by winning the prestigious title of Best Tourism Village 2023 at the esteemed Nation Tourism Awards। अभी देखिए इंडिया के अंदर एक वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 2023, इसका जो ओकेजन हुआ था उसमें सबसे बेस्ट टूरिज्म विलेज जो एक साल के अंदर जो भी होगा उसको अवार्ड दिया जाता है। इसके अंदर आपका कोंगथोंग विलेज जो है वो ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट हिल्स डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसको इस अवार्ड मिला है। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये जो बेस्ट मतलब वर्ल्ड टूरिज्म डे के अंदर बेस्ट टूरिज्म विलेज होता है तो उसका मतलब एम क्या होता है, ऐसा कौन सा क्राइटेरिया उसमें देखते हैं कि हम बोल पाएंगे कि हाँ ये विलेज जो है वो बेस्ट है टूरिज्म विलेज के संदर्भ में। Here awards presently annual by the Ministry of Tourism recognized outstanding contribution in the field of, एक चीज देखिए टूरिज्म, वो विलेज के अंदर टूरिस्ट जो है वो ज़्यादा आ रहे होंगे, प्लस उस विलेज का जो कल्चरल प्रिजर्वेशन है, जो भी उसका कल्चर है वो एकदम प्रिजर्व होकर रहा होगा, मतलब वो लोग अपने कल्चर को चेंज नहीं किए होंगे। अगर आप अपने गांव के अंदर सोचेंगे कि यहाँ पर टूरिस्ट आ नहीं रहे तो हम अपने कल्चर को चेंज करते हैं सो दैट मैनी पीपल्स विल अट्रैक्ट टू आवर विलेज, तो वो चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। आप अपना जो कल्चर है उसको प्रिजर्व कर करके उसके बावजूद भी अगर टूरिज्म आपके प्लेस पे आ रहे हैं तो जाके इसको आपको मतलब जो टूरिज्म विलेज 2023 का जो अवार्ड्स मिलता है उसके अंदर इसको एक्सेप्ट किया जाएगा इस फील्ड को। प्लस हॉस्पिटैलिटी, अगर कोई विलेज के अंदर हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है तो जाके आपको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड मिलेगा। तो इसी संदर्भ में आपका टूरिज्म, कल्चरल प्रिजर्वेशन और हॉस्पिटैलिटी के अंदर कोंगथोंग जो विलेज है वो आपका ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में आता है, इस बार उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट एशियन गेम्स के ऊपर देखिए, अभी तक इंडिया को 25 मेडल मिल चुका है, उनमें से 6 गोल्ड है और जो 8 है वो सिल्वर है और 11 जो है वो ब्रॉन्ज है। ठीक है, अभी लास्ट मेडल जो मिला था वो हमको किस में मिला था, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में मिला था, और जो मतलब इस जो इवेंट को जीते थे उनका नाम था आपका सरबजीत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा एंड शिवा नरवाल। ठीक है, बस सो दैट्स इट फॉर द टुडेज करंट अफेयर्स। जो भी यहाँ पर करंट न्यूज आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और आपका याद में नहीं रह रहा है तो आप इसको मेंशन कर लीजिए और मेंशन करके कॉपी के अंदर लिख के रख दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज नहीं करें तो फिर आपको दो तीन दिन पहले जो न्यूज़ होगा फिर आप उसको भूल जाएंगे। तो हमेशा करंट अफेयर्स को भी हम टाइम के हिसाब से आप उसको रिवाइज करते जाइए। ठीक है, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू।